नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था YouTube पे जिसका शीर्षक था कि FIIs की सफलता का राज। उसके अंदर मैंने बताया था कि FIIs निवेश कैसे करते हैं। उनका जो चयन होता है वो पहले सेक्टर चयन करते हैं और उसके बाद वो उस सेक्टर के अंदर स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद मुझे काफ़ी दर्शकों ने अब कमेंट किया या उन्होंने मुझे क्वेरी पोस्ट की कि ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा सेक्टर इस समय एक्सपेंसिव चल रहा है या कौन सा सेक्टर इस समय अंडर वैल्यूड है। उसी तरीके से यही जो डायलेमा होता है ये स्टॉक के अंदर भी होता है कि कौन सा स्टॉक जो है वो एक्सपेंसिव है और कौन सा स्टॉक जो है वो इस समय अंडर वैल्यूड है, ताकि सही स्टॉक का और सही सेक्टर का चयन किया जा सके। तो मैंने जैसे अपने कुछ वीडियोज़ में बताया था कि इस समय निफ्टी या जो सेंसेक्स है उसकी जो पीई चल रही है वो 24 चल रही है और यहाँ पे क्या है कि रिस्क और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि मैं ऐसा कैसे कंक्लूड कर सकता हूँ कि 24 का जो पीई है उसके ऊपर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या रिस्क उस समय हाई है। तो आज मैं इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है और इसको एनालाइज कैसे किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो डेटा मैं यहाँ पे इस वीडियो में शेयर करूँगा उसमें से कुछ डेटा ऐसा है कि जो कुछ पेड रिपोर्ट्स में अवेलेबल होता है। तो हो सकता है आपको इसमें से कुछ डेटा पब्लिक डोमेन में ना मिले, लेकिन कुछ ऐसी पेड रिपोर्ट्स होती हैं या कुछ ऐसी पेड साइट्स होती हैं जहाँ पे ये डेटा ट्रैक किया जाता है। तो हो सकता है आपको, अगर आप ये सर्च करेंगे तो उसमें से कुछ डेटा आपको पब्लिक डोमेन में ना मिले, पर मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आने वाले समय में कुछ समय के बाद या अंतराल के बाद आपके साथ ये डेटा शेयर करता रहूं, ताकि आपको एक सही स्टॉक या सही सेक्टर को चयन करने में मदद मिले। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सेंसेक्स का पीई मैंने आपको बताया कि 24 चल रहा है इस समय, तो उसका जो कंपैरिजन हम करेंगे सेक्टर वाइज भी जो हम कंपैरिजन करेंगे वो हम मीडियन के साथ करेंगे, हिस्टोरिकल मीडियन के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि हम मीडियन क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर मीडियन और एवरेज इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। ये दोनों जो कैलकुलेशन है ये अलग अलग होती हैं। एवरेज क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 डेटा पॉइंट्स हैं तो आप क्या करेंगे कि उन 10 डेटा पॉइंट्स को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम मीन नहीं ले सकते, एवरेज नहीं ले सकते, क्योंकि एवरेज जो है वो डेटा को स्क्यू कर सकती है। हो सकता है कि 2 या 3 साल निफ्टी की या सेंसेक्स की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही हो, स्पेक्टेकुलर रही हो और उसकी वजह से वो पूरा डेटा जो है वो स्क्यू हो जाता है। तो यहाँ पे हम मीडियन कंसिडर करेंगे। तो मीडियन क्या होता है कि अगर आपके पास 10 साल के डेटा पॉइंट्स हैं, आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, सबसे छोटा पहले नंबर और सबसे बड़ा नंबर लास्ट में। उसके बाद जो बीच वाला नंबर है वो आपका मीडियन होता है। तो अगर नंबर ऑफ जो डेटा पॉइंट्स हैं वो इवन है तो आप उसके अंदर जो बीच वाले 2 नंबर हैं उन दोनों का एवरेज ले लीजिए, वो उन 10 डेटा पॉइंट्स का मीडियन हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे 11 डेटा पॉइंट्स हैं तो जो छठे नंबर का डेटा पॉइंट है वो उस सीरीज का मीडियन होता है। तो यहाँ हम मीडियन को कंसीडर करेंगे, हिस्टोरिकल मीडियन को कंपैरिजन के पर्पस के लिए, और उससे हम चेक करेंगे कि जो अभी इस समय निफ्टी या सेंसेक्स का पीई चल रहा है और जो उनका हिस्टोरिकल पीई है उससे कंपेयर करने पे आपको ये पता लगेगा कि इस समय कोई सेक्टर या जो इंडेक्स है वो प्रीमियम पे चल रहा है या डिस्काउंट पे चल रहा है या उसकी क्या वजह है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसके अंदर मैंने आपको सर्वश्रेष्ठ सेक्टर्स बताए थे जो इस समय काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सेक्टर इस समय काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका पी ज़्यादा हो या वो ओवर वैल्यूड स्टॉक हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पी जो है वो हर सेक्टर का स्पेसिफिक होता है। और बैंकिंग के लिए हम पी यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम बुक वैल्यू यूज़ करते हैं। तो बैंकिंग में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम उसकी पी बी वी रेशो कंसिडर करेंगे और जबकि बाकी सेक्टर्स के लिए हम पी रेशो कंसिडर करेंगे। तो बैंकिंग के लिए हम उसकी बुक वैल्यू क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि बैंक की जो वैल्यू या जो उसकी वर्थ मानी जाती है वो उसकी बुक वैल्यू मानी जाती है। बाकी सेक्टर्स के लिए हम
हम उसकी प्राइस अर्निंग रेशो लेते हैं। तो उसको मैं एक डिटेल में बताऊंगा जब मैं बैंकिंग वाला एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी के लिए जानना ज़रूरी है कि बैंकिंग में हम पीबीवी रेशो, जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है, उसको कंसिडर करेंगे, और बाकी सेक्टर्स के लिए और इंडेक्स के लिए हम प्राइस अर्निंग रेशो कंसिडर करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि सेंसेक्स का इस समय पीई जो है वो 24 चल रहा है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल मीडियन पीई उसका देखेंगे सेंसेक्स का, तो वो है 17.69। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जो सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है या निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ये दो अलग अलग इंडेक्स होते हैं, पर आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं सेंसेक्स ही यूज़ करूँगा ताकि आप को इन दोनों रेशोज़ में कंफ्यूजन ना हो। पर निफ्टी और सेंसेक्स की ये जो रेशोज़ हैं थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं एक दूसरे से। यहाँ पे मैंने जो कंसिडर की हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सेंसेक्स की रेशोज़ कंसिडर की हैं, लेकिन पहले वाले वीडियोज़ में क्योंकि मैं हमेशा इंडेक्स के लिए निफ्टी शब्द इस्तेमाल करता हूं, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं इस वीडियो में सेंसेक्स की रेशोज कंसीडर करूंगा, और ये जो सेंसेक्स है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। तो इस समय जो सेंसेक्स है वो अपनी जो करंट पीई है उसकी, वो हिस्टोरिकल जो मीडियन पीई है उससे 24% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो आपको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ता जाता है। अगर मान लीजिए प्रीमियम 30% हो जाता है तो आपकी नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने पीरियड का डेटा कंसिडर कर रहे हैं, या आप उसके अंदर कितने साल का डेटा उसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं अपने एनालिसिस के लिए। लेकिन जो बाजार के जानकार हैं उनका मानना है कि यहाँ से अगर इस पॉइंट से आप अगर आगे ट्रेड करते हैं तो अगले 1 साल के अंदर आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी लगभग आधी है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी 50% है कि आपको नुकसान हो सकता है और 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपको फ़ायदा हो सकता है। जो लोग और ज़्यादा गहन अध्ययन करते हैं इन डेटा पॉइंट्स का, वो आगे आपको ये भी बता सकते हैं कि जब आप यहाँ इस पॉइंट के ऊपर अगर परचेज करेंगे तो आपके रिटर्न कितने हो सकते हैं। तो वो ये भी पता लगाते हैं, वो प्रोबेबिलिटी और रिटर्न कितना हो सकता है और प्रीमियम कितना है, इन सब डेटा पॉइंट्स को हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर करते हैं, और फिर वो आपको बताएंगे कि अगर आप इस समय निवेश करते हैं तो आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं अगर बाजार ऊपर जाता है। तो जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की वो कम होती जाएगी, और उसी तरीके से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो रिटर्न कितने % जनरेट होंगे, वो भी कम होती जाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ये चारों जो डेटा पॉइंट्स हैं आपस में इस तरीके से लिंक होते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि इसमें सेक्टर्स का क्या रोल है, या इसमें सेक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं। हर सेक्टर का अपना पीई होता है, उनका एक अपना हिस्टोरिकल मीडियन पीई अलग होता है, तो हर सेक्टर अलग तरीके से बिहेव करता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे स्कूल होता है, स्कूल में अलग अलग कैलिबर के बच्चे होते हैं, किसी का कैलिबर ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, कोई 80% मार्क्स लेके आता है, कोई 60% लेके आता है। तो अगर मुझे सिंपल लैंग्वेज में बताना हो तो जो अगर मान लीजिए एक बच्चा ऑलरेडी 80-85% मार्क लेके आ रहा है अपने एग्ज़ाम्स में, उसके लिए ऊपर जाना, उस 80% के लेवल से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि वो एक ऑलरेडी हाई लेवल पे है, और उसका आगे 80 का हो सकता है 84 हो जाए या 85 हो जाए। ये उसके कैलिबर पे भी डिपेंड करता है। अगर उसका कैलिबर और ज़्यादा बढ़ जाए तो हो सकता है वो 95% मार्क्स पे भी चला जाए। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक एक्सप्लेन करता है कि कुछ स्टॉक्स जिनका पीई हाई होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, उसके बावजूद भी वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं और काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनका कैलिबर ज़्यादा है। तो मैं आपको ये स्कूल वाला एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम लोग उससे काफ़ी अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए यही 80% वाला बच्चा है और कुछ ऐसे
कारण उत्पन्न होते हैं कि अब इसका कैलिबर कम हो जाता है, तो ये हो सकता है कि 80 से 70 पे आ जाए। लेकिन अगर 70 पे आ जाए तो वहाँ पे आने का मतलब ये नहीं है कि अब उसका कैलिबर 80% का रह गया है। हो सकता है अब वहाँ से 70 से वो 75 तक या 76% मार्क्स तक ही जा सके। उसी तरीके से अगर किसी बच्चे के 60% मार्क्स आते हैं और उसका कुछ ऐसा टर्न अराउंड होता है या वो ऐसा कुछ उसके दिमाग में आता है कि नहीं मुझे आज के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो हो सकता है वो 85% की श्रेणी में आ जाए। तो ये हर सेक्टर का अलग होता है, ये दूसरे कारण उसके अंदर काफ़ी फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। जैसे स्कूल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहाँ भी काफ़ी फैक्टर्स काम करते हैं। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अगर वो पढ़ते रहेंगे, अपनी लगन के साथ अपना डिसिप्लिन बनाए रखेंगे तो वो अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है तो उनके नंबर भी कम हो जाएंगे। उसी तरीके से जो एवरेज बच्चे हैं, अगर वो और ज़्यादा डेडिकेशन और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उनका जो कैलिबर है वो इंक्रीज होता है और वो ये सोच लेते हैं कि नहीं हमें अब 80% मार्क्स लेके आना है, तो उन बच्चों को हम ये बोल सकते हैं कि वो एक आउट परफॉर्मर हैं। और अगर स्टॉक मार्केट की भाषा में कहा जाए तो अगर ऐसा कोई स्टॉक है तो उसको हम मल्टी बैगर बोल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैं आगे भी आपको कोट करता रहूँगा इस वीडियो में अगर ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए मैंने इसको ज़रूरी समझा कि मैं आगे सेक्टर वाइज एनालिसिस में जाने से पहले आपको ये बता दूं कि ये एग्जाम्पल आप इसको ज़रूर अपने ध्यान में रखिएगा ताकि आपको कोरिलेट करने में आसानी हो। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं कि ऑटो सेक्टर के ऊपर। ऑटो सेक्टर मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जो ऑटो सेक्टर का हिस्टोरिकल पीई है वो 16.59 है और जो इस समय उसका पीई चल रहा है वो 22.97 चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जो ऑटो सेक्टर है वो 38% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक निवेशक के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखा जाए या फंडामेंटली भी देखा जाए, दोनों तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस समय जो ऑटो सेक्टर के काफ़ी स्टॉक्स हैं वो ओवरबॉट हैं। ओवरबॉट टेक्निकली हैं और फंडामेंटली भी अगर देखा जाए तो वो 38% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये यहाँ से करेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और अगर कोई इस समय निवेश करता है तो हो सकता है कि उसकी नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी इस समय ज़्यादा है। अब दूसरा आता है कैपिटल गुड्स के स्टॉक। कैपिटल गुड्स मैंने आपको बताया था कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मली जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर जब अपनी कैपिटल स्पेंडिंग या कैपेक्स को इंक्रीज करता है, ये स्टॉक्स तभी परफॉर्म करते हैं। तो वो जो है वो यहाँ पे पी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पी देख के आप सीधा साधा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे मार्केट के कंपैरिजन में। तो इस समय जो हिस्टोरिकल मीडियन पी चल रही है कैपिटल गुड्स की वो है 23.90। तो उनकी जो करंट पी है वो 27.07 है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल गुड्स के जो स्टॉक हैं वो 13% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इस समय कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है कि जिनसे हमें ये मालूम हो सके कि कैपिटल गुड्स के जो स्टॉक्स हैं वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसलिए मार्केट के जानकारों का मानना है कि यहाँ पे निवेश करना इसका मतलब आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। यहाँ पे अगर आप निवेश करते हैं तो आपकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी इस समय ज़्यादा है, जबकि उनका प्रीमियम सिर्फ 13% है। तो पॉइंट मैं आपको यहाँ एक और बताना चाहूँगा कि प्रीमियम परसेंटेज आप हर सेक्टर का अलग अलग देखिए। उसके अंदर आप ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं रूल बना सकते कि अगर मान लीजिए प्रीमियम 20% तक है तो इसका मतलब ये ऊपर जाने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। काफ़ी निवेशक ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो प्रीमियम कितना ट्रेड हो रहा है इस समय उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये और ऊपर जा सकता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेक्टर जो इस समय सिर्फ 2% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है या 3% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी आने वाले समय में ऊपर जाने की ना के बराबर। तो मैं आपको इसका भी एग्जांपल इस वीडियो में दूंगा। एक ऐसा सेक्टर है कि जो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है अपनी हिस्टोरिकल पीई के कंपैरिजन में। जो मीडियन पीई है उसकी करंट पीई हिस्टोरिकल मीडियन पीई से कम चल रही है, डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसकी आने वाले समय में भी परफॉर्मेंस कोई अच्छी होगी ऐसी कोई उम्मीद नहीं की जा रही। और बाजार के जानकारों का मानना है कि उसका जो परफॉर्मेंस है आने वाले समय में वो नीचे ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा और उसके अंदर निवेशकों को कमाने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो वो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा वो कौन सा सेक्टर है। तो तीसरा सेक्टर है ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी डाला था जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर कम होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर।
तो इस समय ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है उसकी जो हिस्टोरिकल मीडियन पी है वो 12.89 है, जबकि उसकी करंट पी इस समय 13.61 है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ 6% प्रीमियम पे चल रहा है, लेकिन 6% प्रीमियम पे चलने के बावजूद ऐसा माना जा रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस शायद आगे चल के अच्छी ना रहे। उसका कारण ये है कि वो मैंने आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस वाला जो वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था कि जो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस के गिरने का, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस तरीके से कि जो कंपनी है वो अपनी सर्विसेज सस्ता देना शुरू कर देती है, या गवर्नमेंट जो है वो टैक्स बढ़ा देती है। तो फायदा कंपनी को होता है अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो, लेकिन साथ ही साथ उस फायदे को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो अगर सेक्टर इस समय सिर्फ 6% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, उसके बावजूद इस सेक्टर से आगे उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये अच्छा प्रदर्शन करेगा, क्योंकि उसके हो सकता है कि फंडामेंटल अभी उतने स्ट्रांग नहीं हुए, या टेक्निकली भी वो अभी काफ़ी वीक दिख रहा हो, वो सेक्टर वीक दिख रहा हो, या उसके जो स्टॉक्स हैं उस सेक्टर के अंदर वो काफ़ी वीक दिख रहे हो। तो जब तक वो टर्न अराउंड नहीं होता तो आप सिर्फ 6% प्रीमियम से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, आप ये गलती बिल्कुल ना करें। हर सेक्टर के लिए डिस्काउंट प्रीमियम अलग अलग होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 38% का डिस्काउंट का मतलब ये है कि वो स्टॉक और आगे नहीं जा सकता, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका डिस्काउंट मान लीजिए 21% चल रहा है तो वो स्टॉक अब ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये दोनों भ्रांतियाँ, ये दोनों धारणाएं गलत हैं। ये हर सेक्टर के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। तो अब यहाँ चौथा सेक्टर आता है एफएमसीजी। एफएमसीजी की जो हिस्टोरिकल मीडियन पीई है वो है 28.51, लेकिन वो इस समय ट्रेड कर रहा है 43.27 पे। तो ये मैंने आपको अपने जो वीडियो में बताया भी था कि एफएमसीजी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है जीएसटी, क्योंकि उसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ लेके आया है, और ओवरऑल डीमोनेटाइजेशन के बाद जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो अब ख़त्म हो गया, और एफएमसीजी सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ महीनों से। तो इस समय ये जो इसका प्रीमियम है ये 52% चल रहा है। 52% प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है एफएमसीजी सेक्टर के लिए। तो इसके अंदर बाज़ार के जानकारों का फिर से यही मानना है कि इस सेक्टर में आगे अगर आप निवेश करते हैं तो वहाँ से नुकसान होने की या लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन अगर ये सेक्टर ऊपर भी जाता है तो वहाँ से रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी कम लगती है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है अपनी हिस्टोरिकल मीडियन पीई के कंपैरिजन में 52% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ अगला जो सेक्टर आता है वो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया। तो इस समय जो हिस्टोरिकल मीडियन पी है आईटी सेक्टर की वो है 20.80, लेकिन जो करंट पी है वो है 16.33। इसका मतलब ये है कि ये 21% डिस्काउंट पे चल रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप इस सेक्टर में कॉन्ट्रेरी कॉल ले सकते हैं। मैं मानता हूँ कि आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए पीछे भी कारण होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि मैंने फार्मा सेक्टर जो इस समय वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वहाँ पे मैंने कॉन्ट्रेरी कॉल ली है, लेकिन आईटी सेक्टर में मेरे दिमाग में दो थॉट्स थे कि ली जाए या ना ली जाए। नहीं लेने का कारण यह है कि आईटी सेक्टर का कुछ भी अभी ऐसा दिख नहीं रहा कि फंडामेंटल्स कुछ चेंज होने वाले हैं निकट भविष्य में। हो सकता है 2-3 साल बाद कुछ चेंज हो, लेकिन इस समय नहीं दिख रहा कि इसका कुछ फंडामेंटल्स या इसके कुछ जो ट्रिगर्स हैं, ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं, उनमें कुछ चेंज होने वाला है। तो इस वजह से मैंने फार्मा सेक्टर में कॉन्ट्रेरी कॉल ली, लेकिन आईटी सेक्टर में मैंने उसके अगेंस्ट डिसाइड किया। तो यही एक कारण था, जबकि इस समय सारे स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी अंडर वैल्यूड हैं। आईटी सेक्टर के अंदर जो भी आप मैक्सिमम स्टॉक्स देखेंगे, कुछ स्टॉक्स को छोड़ के मैक्सिमम स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं। लेकिन उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टॉक का चयन भी कैसे करें। यहाँ पे सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये सेक्टर 21% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, और जो कि एक निवेशक के तौर पे देखा जाए तो एक काफ़ी लुक्रेटिव ऑप्शन दिख रही है निवेश करने की। लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि जब तक यहाँ फंडामेंटल्स इंप्रूव नहीं होते तब तक निवेश करके आपको ये नहीं मालूम कि ये डिस्काउंट 21% से कहाँ तक जाएगा। अब अगला सेक्टर आता है बैंकिंग। तो बैंकिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ हम पी रेशो नहीं कंसिडर करेंगे, वहाँ हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो कंसिडर करेंगे। इस समय जो हिस्टोरिकल मीडियन
प्राइस टू बुक वैल्यू है बैंकिंग सेक्टर की वो है 2.09 और अभी जो चल रही है करंट जो उसकी बुक वैल्यू चल रही है पीबीवी जो उसकी रेशो है वो इस समय जो है वो 2.20 है। इसका मतलब ये सिर्फ 5% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है बैंकिंग सेक्टर। जबकि अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा उसके अंदर जंप दिखाई है पिछले कुछ महीने के अंदर। तो लोगों को ऐसा या निवेशकों को ऐसा लगता है कि अगर स्टॉक 30-40% बढ़ गया तो इसके बाद अब उसके अंदर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। हो सकता है कि जिस समय ये रैली स्टार्ट हुई हो उस समय ये जो स्टॉक हैं बैंकिंग के जो स्टॉक हैं उस समय काफ़ी डिस्काउंट पे चल रहे हो, लेकिन अब अगर वो उनका डिस्काउंट अब प्रीमियम में कन्वर्ट हो गया है, 5% प्रीमियम में कन्वर्ट हो गया है और अगर आप हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर करें तो ये स्टॉक्स अभी इतने ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं लग रहे। तो सेक्टर जो है वो ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा, तो मैं उसको जनरलाइज कर रहा हूँ स्टॉक्स के लिए भी। हो सकता है इसके बीच में कुछ ऐसे स्टॉक्स हों वो ओवर वैल्यूड हों, पर मैं यहाँ सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो जो बैंकिंग का सेक्टर है वो इस समय ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा। तो अगर आप इसका हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक वैल्यू देखें उससे कंपेयर करें तो आगे प्रोबेबिलिटी है कि बैंकिंग सेक्टर हो सकता है कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। जबकि ओवरऑल मार्केट को देखते हुए ऐसी उम्मीद नहीं की जाती एज एन इन्वेस्टर अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे, क्योंकि कुछ स्टॉक्स आप देखेंगे वो 30-40% ऊपर आ गए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अभी जो आपकी करंट प्राइस टू बुक वैल्यू है वो हिस्टोरिकल जो प्राइस टू बुक वैल्यू है उसका मीडियन है जो उसके लगभग आसपास ही ट्रेड कर रही है, तो यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, रिस्क थोड़ा कम लग रहा है और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे। अब यहाँ पे जो आखिरी सेक्टर आता है वो आता है फार्मा। फार्मा की जो हिस्टोरिकल मीडियन पीई रेशो है वो है 26.50, लेकिन इस समय जो सेक्टर ट्रेड कर रहा है उसकी जो करंट पीई है वो है 25.52। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फार्मा सेक्टर है वो इस समय 4% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर जो इस समय प्रॉब्लम्स हैं फार्मा सेक्टर में, जो भी आप कह लीजिए कि छोटी मोटी या छोटी बड़ी जो भी उनकी समस्याएं हैं, अगर वो उन सब इश्यूज़ को उन समस्याओं को फिक्स कर लेते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि फार्मा सेक्टर टर्न अराउंड हो सकता है। और यही राय मार्केट में जो दूसरे एनालिस्ट्स हैं उनकी भी यही राय है कि फार्मा सेक्टर आने वाले समय में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है अगर वो अपने जो करंट इश्यूज़ हैं, करंट उनकी जो समस्याएं हैं उनको अगर वो फिक्स करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर वो मान लीजिए फिक्स नहीं कर पाते तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर तो हो सकता है ये जो आपका 4% का डिस्काउंट है ये आईटी की तरह 20% हो जाए या 21% हो जाए। तो ये सब डिपेंड करता है कि यहाँ से वो टर्न अराउंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते, अपने बिजनेस को संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते। तो अगर वैसे देखा जाए, फंडामेंटली देखा जाए, अगर आप पी रेशो को कंपेयर करें तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है निवेश करने की, लेकिन वो फिर डिपेंड करता है कि आगे चल के ये सेक्टर किस तरीके से अपने आप को संभालता है। तो जैसे अब यहाँ पे हमने कुछ जो मेजर सेक्टर्स थे उनके बारे में चर्चा की कि उनका हिस्टोरिकल जो मीडियन पीई है और उनका जो करंट पीई है वो उनका कंपैरिजन करना ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है कि वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं या डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं तो क्यों प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। हो सकता है कुछ सेक्टर्स जो इस समय डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लें तो वो हो सकता है उनके जो स्टॉक्स हैं वो मल्टी बैगर हों कुछ सालों बाद। तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा कि इनकी क्या डायरेक्शन होती है। तो जब आपने ये बेसिक एनालिसिस कर लिया सेक्टर का, तो आपने अब जब ये आप सारे सेक्टर्स का इस तरह से एनालिसिस कर लेंगे तो आप आइडेंटिफाई करेंगे शायद 3 या 4 सेक्टर जहाँ पे आपको लगे कि इन सेक्टर्स के अंदर आने वाले समय में ग्रोथ हो सकती है। तो अब स्टॉक का चयन करने के लिए आप क्या करें, उसके अंदर आप हर सेक्टर में, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि टॉप 3 जो प्लेयर्स हैं उनके स्टॉक्स का आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए उन 3 स्टॉक्स को। यहाँ टॉप 3 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अपने आप को देखता हूँ निवेशक के तौर पे तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता।
तो जो मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्की होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो कंपनी या जो स्टॉक मार्केट लीडरशिप पोजीशन में होता है वो हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई होती है अच्छा परफॉर्म करने की, ना कि दूसरी छोटी कंपनियों की। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दूसरी छोटी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन नहीं करती, वो भी करती हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको जितनी मेहनत उनको चाहिए उससे शायद आधी मेहनत में जो टॉप का आपका टॉप 3 के जो स्टॉक्स हैं या कंपनीज़ हैं उनको शायद जो छोटी कंपनीज़ के मुकाबले सिर्फ आधी मेहनत चाहिए हो ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस देने की, जो कि स्मॉल या मिड कैप स्टॉक्स को उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा रिस्क कम रहता है अगर आप किसी बड़े प्लेयर में निवेश करते हैं, बड़ी कंपनी में निवेश करते हैं, तो वहाँ पे आपकी थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम रहती है लॉस होने की। और स्मॉल और मिड कैप के कंपैरिजन में जो लार्ज कैप या जो बड़े स्टॉक्स हैं या जो मार्केट लीडर्स हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल लॉन्ग रन में अच्छा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी उसके लिए डबल या ट्रिपल करना भी उतना मुश्किल होता है। लेकिन ओवरऑल एक रिस्क के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर आपको रिस्क को और रिटर्न को बैलेंस करना है तो ये हमेशा जो मार्केट के जानकार है वो ये बोलते हैं कि आप जो टॉप 3 कंपनीज हैं किसी सेक्टर में आप उनको देख सकते हैं, और उसमें भी आप देखिए कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर मान लीजिए 3 कंपनीज हैं A, B, C और उसमें कंपनी B जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आप फंडामेंटली जो स्ट्रांग कंपनी है कंपनी B उसके स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखनी ज़रूरी है कि अगर आप टॉप 3 प्लेयर्स देख रहे हैं उस सेक्टर के अंदर, तो मैं पर्सनली जब अपना एनालिसिस करता हूँ तो मैं उसके अंदर एक और चीज़ देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि उस स्टॉक का जो PE है, जिस कंपनी के स्टॉक का PE उन टॉप 3 कंपनीज में से जो उस सेक्टर के हिस्टोरिकल मीडियन PE के आसपास होगा, मैं उस स्टॉक को थोड़ा प्रेफर करता हूँ, प्रोवाइडेड कि उस स्टॉक के फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं और अच्छे हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं कि जैसे फार्मा सेक्टर का है, तो फार्मा सेक्टर का जो हिस्टोरिकल मीडियन PE है वो 26.50 है। तो यहाँ पे क्योंकि फार्मा सेक्टर में हिस्टोरिकल और करंट PE में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फार्मा में कुछ स्टॉक्स अभी भी ऐसे हैं कि जो बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टॉप 3 स्टॉक्स उठाऊंगा, उन तीनों का कंपैरिजन करूँगा, तो उन तीनों में से मैं वो वाला स्टॉक लेना पसंद करूँगा जिसका PE 26.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उससे कम हो तो और ज़्यादा बेहतर है। मान लीजिए कोई एक टॉप 3 में स्टॉक है, अगर फार्मा सेक्टर का हिस्टोरिकल मीडियन PE इस समय 26.5 है और उस स्टॉक का जो PE है वो 17 या 18 के आसपास है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो स्टॉक मुझे फ्यूचर में नुकसान देगा। तो ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरा एनालिसिस फॉलो करें, पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता था कि आप उसके अंदर जब स्टॉक का भी PE देखें तो आप उसको देखिए कि जो आपका सेक्टर है उसके हिस्टोरिकल मीडियन PE के अगर वो आसपास है तो वो बेटर है। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट बियर फेज में है, वहाँ पे आपका करंट PE कम है हिस्टोरिकल मीडियन PE के मुकाबले, तो वहाँ पे ये रूल लागू नहीं होगा। वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कोई ऐसा स्टॉक जो कि करंट PE के आसपास है। तो बुल और बियर मार्केट में एनालिसिस दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो मैं जब इसके ऊपर एक रेलेवेंट वीडियो शेयर करूँगा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस बताऊँगा कि बुल और बियर मार्केट में आप कैसे एनालिसिस करें जो स्टॉक का या सेक्टर का। पर इस समय जो बात हो रही है वो आज के संदर्भ में हो रही है। इस समय मार्केट बुल फेज में है, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अब जब आपने वो स्टॉक चयन कर लिया जिसका PE रेशो इस समय जो आपके सेक्टर के हिस्टोरिकल PE रेशो के आसपास है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है लॉस होने की या नेगेटिव रिटर्न्स की। मैं ये नहीं कह रहा उसको बिल्कुल रूल आउट किया जा सकता है, पर प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया कि कैसे आप किसी सेक्टर या स्टॉक का चयन कर सकते हैं उसकी करंट PE या उसकी हिस्टोरिकल जो मीडियन है PE का, उस डेटा से कंपेयर करके। तो ये जो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा ये आपको पहले सेक्टर लेवल पे करना पड़ेगा और उसके बाद आपको स्टॉक लेवल पे भी देखना पड़ेगा कि जो आपका स्टॉक का PE है वो हिस्टोरिकल जो मीडियन PE है उसके कंपैरिजन में कितने प्रीमियम या डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। पर यहाँ पे एजम्पशन फिर मैं आपको बता रहा हूँ यही है कि वो स्टॉक जो है वो फंडामेंटली
स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो वहाँ पे फिर आगे प्रोबेबिलिटी नुकसान होने की ज़्यादा रहती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे दिए गए लाइक आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप इस चैनल को भी ग्रो करने में अपना सहयोग या योगदान दे सकते हैं। उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करें या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।